हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ था 25 ऑफ नवंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में। उसका ये थर्ड पार्ट होने वाला है। बाकी के दो पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 61 है। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फॉल्ट है जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है पावर सिस्टम में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यह पूछा गया है कि किस फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दैट इज द एलजी फॉल्ट। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एलजी फॉल्ट की। ठीक है, सबसे ज्यादा एलजी फॉल्ट हमें लाइन में देखने को मिलता है। उसके बाद एल एल फॉल्ट, उसके बाद एल एल जी फॉल्ट, उसके बाद ट्रिपल एल फॉल्ट और उसके बाद ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ठीक है, ये क्या है? ये एल जी फॉल्ट जो है ये क्या है? फ्रिक्वेंटली होने वाला फॉल्ट है। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंटली। लेकिन अगर सीवियरिटी के केस की बात करें, खतरनाक फॉल्ट की बात करें, सीवियरिटी की बात करें, तो ये लीस्ट सीवियर फॉल्ट है। ठीक है, लीस्ट सीवियर फॉल्ट है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? लीस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट है। लीस्ट फ्रिक्वेंट फॉल्ट है। और अगर हम इसकी सीवियरिटी की बात करें तो ये हो जाएगा मोस्ट सीवियर, यानी कि ज्यादा खतरनाक है ये। तो ये ऑर्डर है इस तरीके से। अगर हम इस साइड मूव करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इसकी अकरेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इसकी और कम हो जाएगी, इसकी लीस्ट हो जाएगी, बिल्कुल ही सबसे ज्यादा कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्स। और अगर सेवर्टी खतरनाक की बात करें, सबसे कम खतरनाक एलजी फॉल्ट है, फिर उससे ज्यादा खतरनाक एलएल फॉल्ट है, फिर उससे ज्यादा ये है खतरनाक, उससे ज्यादा ये है, और सबसे खतरनाक यानी कि मोस्ट सीवर फॉल्ट कौन सा है? ट्रिपल एलजी फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन नंबर 61 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है। हमसे पूछा गया है कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में जो फाइनल स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन होता है वो कॉइल में वो किस तरीके से होता है, बताना है। तो देखिए, अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें, ठीक है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करता है उसका फॉर्मूला होता है बी आई एन ए। यहां पर अगर हम बी की बात करें, यहाँ पे बी दिखाता है किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, ये कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को। ये क्या दिखाता है? नंबर ऑफ टर्न को। ठीक है, कितने मूविंग कॉइल में हमने टर्न यूज करे हैं। ये क्या है? एरिया को दिखाता है कि हमने कितनी, जो कॉइल है उसका कितना एरिया पर लपेटा है हमने उसको। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस तरीके से बी आई एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होगा इसमें जो फाइनल स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? करंट के। ठीक है, करंट के। और इसमें जो करंट है वो करंट कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आई इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। बेसिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हमसे पूछा गया है कि जो ऑपरेटिंग टाइम वैल्यू होती है किसी फ्यूज के लिए और सर्किट ब्रेकर के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें फ्यूज की, अगर हम बात करें फ्यूज की, तो फ्यूज की वैल्यू होती है 2 मिली सेकेंड। ठीक है, 2 मिली सेकेंड की वैल्यू जो होती है फ्यूज के लिए होती है। और अगर हम बात करें किसकी? सर्किट ब्रेकर की, सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग या ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 20 मिली सेकेंड से लेके 50 मिली सेकेंड तक। ठीक है, यानी इस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो 20 मिली सेकेंड से लेके 50 मिली सेकेंड के बीच में इसकी रेंज है। और फ्यूज की बात करें तो 2 मिली सेकेंड है। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्टली मैच। इसमें क्या बताया गया है कि फ्यूज की जो रेटिंग होती है जो ऑपरेटिंग टाइम की,
वो कितनी होती है 0.002 सेकेंड यानी कि 2 मिली सेकेंड। और सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 0.02 यानी 20 मिली सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको, और इसको 50 मिली सेकेंड ही बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कंट्रोल डिवाइस हम यूज करते हैं कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। तो बेसिकली हम पीएलसी का यूज करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में। अगर हमें किसी इंडस्ट्री में कोई भी इक्विपमेंट को कंट्रोल या ऑपरेट करना है उसके लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि एक प्रोग्राम किया हुआ लॉजिक कंट्रोलर होता है जिसकी हेल्प से अपनी इंडस्ट्री की जितने भी ऑपरेशन है, जैसे कि मान के चलो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो मेरी फैक्ट्री है चीनी की। ठीक है, मेरे पास जो शुगर है, मेरी शुगर फैक्ट्री है। अब मुझे क्या है, मुझे हर पैकेट में 1 kg शुगर ही पैक करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं एक आदमी को रखूंगा वो प्रॉपर तौलेगा कि भाई 1 kg का वेट है कि नहीं है, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्रामिंग अरेंज करेंगे जिसमें से जो पैकिंग है वो सब ऑटोमेटिकली होगी, और उसमें जो वेट है वो 1 kg से कभी भी ज्यादा भी नहीं हो सकता। मतलब इतना एडवांसमेंट है आज के टाइम में इंडस्ट्री में कि हर काम पीएलसी जैसे इंस्ट्रूमेंट से ही कंटिन्यूअसली होता आ रहा है। जैसे कि हमें पैकिंग वगैरह करनी है, पैकेट वगैरह सील करने हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, पीएलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, हमसे पूछा गया है कि जो डेली लोड फैक्टर होता है उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो डेली लोड फैक्टर की बात करी गई है, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले पर डे वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, डे वर्ड का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड पर डे, यानी कि एक दिन में हम कितनी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम डिमांड है मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फाइनली जो हमारा डेली लोड फैक्टर है वो निकल के आ जाएगा। अब बात आती है डोमेस्टिक सिस्टम के लिए जो डेली लोड फैक्टर होता है वो कितना होता है। जो डोमेस्टिक जो हमारा सिस्टम है डोमेस्टिक के लिए जो लोड फैक्टर है वो कितना होता है, तो 10 to 12 वैल्यू होती है। 10 to 12 किस में होती है, परसेंटेज में समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, तो 10 से 12% जो है हमारा डेली लोड फैक्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो डोमेस्टिक लोड फैक्टर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 12% या 10 से 15%, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसको याद रखेंगे कि हमारे जो डोमेस्टिक जो अप्लायंस है या डोमेस्टिक जो हमारे जो भी चीजें हैं, तो उसके केस में जो हमारा लोड फैक्टर है वो 10 to 12% ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, हमसे पूछा गया है कि डैश इज ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया यूज्ड बाय सीपीयू टू स्टोर रिलेटिवली डैश अमाउंट ऑफ डेटा फॉर इंटरिम कैलकुलेशन एंड कंट्रोल। तो जो स्क्रैच पैड एरिया होता है, स्क्रैच पैड एरिया होता है, ये क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। और याद रखना जो स्क्रैच पैड एरिया है ये 8051 के अंदर ये रैम का पार्ट है, ये रैम का पार्टीशन है एक। ठीक है, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को कैलकुलेट और कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सीपीयू टू स्टोर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा फॉर इंटरिम कैलकुलेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो आंतरिक जो कैलकुलेशन एंड कंट्रोल वगैरह होता है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, किसको, स्क्रैच पैड एरिया को। अगर आपने रैम डायग्राम, अगर 8051 का रैम का डायग्राम देखा होगा तो उसमें क्या है, जो स्क्रैच पैड एरिया है ये ऊपर वाला भाग होता है स्क्रैच पैड एरिया। ठीक है, इस तरीके से इसका ब्लॉक बना होता है। इसके नीचे एक और ब्लॉक रहता है बिट एड्रेसेबल एरिया, ऐसे करके एड्रेसेबल एरिया। ठीक है, इस तरीके से 3-4 भागों में जो है जो रैम है ये बटा हुआ होता है। ओवरऑल ये रैम का डायग्राम है पूरा कुछ इस तरीके से बटा होता है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ध्यान रखें कि स्क्रैच पैड एरिया जो है एक रैम का हिस्सा है जो कि 8051 में यूज होता है। ठीक है, ये क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। याद रखेंगे 8051 क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, नॉट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 67 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसा लॉ है, ऐसा कौन सा नियम है जो कहता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा किसी कंडक्टर या किसी कॉइल के साथ और चेंज करेगा तब उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। देखो यहां पे केवल डेफिनेशन की बात हो रही है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। अगर यहां पे हम फॉर्मूले की बात करते कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो एन डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल या ऐसा कुछ लिखा होता तो इसमें हो जाता सेकंड लॉ। लेकिन जो लॉ है वो प्रॉपर स्टेटमेंट के बारे में बताता है कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये नेगेटिव साइन है, सेकंड लॉ का बता रहा हूं मैं, ये सेकंड लॉ है, ये पूरा ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, ये सेकंड लॉ रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। और इसमें जो नेगेटिव साइन है ये ड्यू टू द लेंज लॉ, ड्यू टू द लेंज लॉ इट अपोजिट अ वेरी केज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी कि यह उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से यह पैदा हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 67 की। क्वेश्चन नंबर 68 है, जो नेचर होता है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है किसी भी आर्मेचर में किसी डीसी जनरेटर के केस में। देखो यहां पे समझना बात, डीसी जनरेटर है, ठीक है। डीसी जनरेटर है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो पहले जनरेटर का प्रिंसिपल सबको पता होगा, परमानेंट मैग्नेट कुछ इस तरीके से लगी रहती हैं, ठीक है। ये बीच में हमारा जो रोटर है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। हमारा ये रोटर रोटेट कर रहा है, यहाँ पे एन है और ये एस है, तो यहां तो पोल फिक्स हो गए हमारे। जब हम इस रोटर को किसी मैकेनिकल मूवमेंट करवाएंगे, इसको किसी भी तरीके से इसको घुमाएंगे, जनरेटर है तो उसको घुमाना तो पड़ेगा भाई, टरबाइन के साथ कनेक्ट कर दिया या किसी से भी कनेक्ट कर दिया तो ये रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट करेगा तो इसके बीच में ये कांस्टेंट फ्लक्स है ये, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि इसके जो अंदर जो कॉइल रखी है आर्मेचर में, ये क्या है, यहाँ पे ये पूरा आर्मेचर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो आर्मेचर में जो कॉइल रखी हुई है उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये एसी नेचर का होगा, ठीक है। एसी नेचर का होगा क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है क्योंकि हमने रोटेशन दे के रखा है। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर एसी आ जाएगा, ठीक है। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है आर्मेचर में, देखो आर्मेचर ये वाला पार्ट है जो रोटेट कर रहा है ना, आर्मेचर रोटर को ही कहते हैं। डीसी जनरेटर के केस में रोटर को ही हम आर्मेचर कहते हैं, यानी कि जहां से हम सप्लाई को ले रहे हैं, सप्लाई को दे रहे हैं, वही हमारा आर्मेचर होता है, याद रखेंगे। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ आर्मेचर में वो कैसा हुआ, एसी, ठीक है। लेकिन इसी एसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम स्प्लिट रिंग की सहायता से या फिर कम्यूटेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, डीसी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो किस में चेंज कर लेंगे, डीसी में चेंज कर लेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, हमसे पूछा गया है कि जो सबमरीन होती हैं जो अंडर वाटर मूवमेंट करती हैं, इनको पावर हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम हम लिथियम बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम स्पेस लेती हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहती हैं, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम कर सकती है, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो जो सबमरीन होती है अंडर वाटर में, उनको पावर कहां से मिलती है, हम बैटरीज उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन एन अल्टरनेटर, किसी भी अल्टरनेटर में जब आर्मेचर करंट इंक्रीज करता है, ठीक है, कोई अल्टरनेटर है वो घूम रहा है, उसमें आर्मेचर करंट इंक्रीज करता है और टर्मिनल वोल्टेज है उसमें जो ड्रॉप होता है वो किस कारण से होता है, ठीक है। तो जो आर्मेचर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन होता है, उसके कारण जो होता है टर्मिनल वोल्टेज का ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। जैसे ही उसमें आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगी, आर्मेचर करंट इंक्रीज करी, इसका मतलब है क्या कि भाई उस पर लोड काम करने लगा। जब लोड आ जाएगा तो आर्मेचर रिएक्शन भी एग्जिस्ट करने लगेगी हमारी, समझिए बात को। अगर करंट इंक्रीज कर रही है तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन होगा और उसके साथ साथ आर्मेचर इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इंट्रोड्यूस होगा और जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें ड्रॉप होने लगेगा, ठीक है, उसमें धीमे धीमे करके कमी आने लगेगी, ठीक है। तो यही इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है,
हमसे पूछा गया है कि एक बार किसी सिंक्रोनस मशीन को हमने क्या किया, सिंक्रोनाइज्ड कर दिया, ठीक है, और यह हमेशा रहेगा सिंक्रोनिज्म पर विथ अदर अल्टरनेटर, दूसरे अल्टरनेटर के साथ में, ठीक है। कब तक रहेगा? एनी टेंडेंसी टू डिपार्ट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द सिंक्रोनिज्म इज, ठीक है। अगर कोई भी टेंडेंसी होती है इसको डिपार्ट करने की, चेंज करने की, अगर कंडीशन में चेंज करेंगे हम सिंक्रोनिज्म के, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक अपोज्ड बाय द सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, यानी कि अगर कोई भी हमारा सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में ऑलरेडी से है किसी दूसरे अल्टरनेटर के साथ में, और अगर हम उसकी कंडीशंस में, उसकी सिंक्रोनिज्म की कंडीशन में कोई भी चेंज करते हैं, कोई भी चेंज करेंगे, तो भाई इसमें सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क लगेगा और उस चेंज का अपोज किया जाएगा, ठीक है। और ये होगा कब? जब इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, सर्कुलेटिंग करंट के थ्रू ही जो है इसमें अपोज किया जाएगा। तो वो समझिए दोनों चीजें सिंक्रोनाइजिंग पे है। जैसे ही कोई एक चीज लैग करेगी उसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी और उसमें सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क लगेगा, जो कि मजबूर करेगा उसके रोटर को रोटेट करने के लिए सिंक्रोनाइजिंग स्पीड पर, ठीक है। तो दोनों का सिंक्रोनिज्म है वो इसी तरीके से मेंटेन बना रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, हमसे पूछा गया है, हमें बताना है ट्रैक्टिव एफोर्ट, ठीक है। कितना ट्रैक्टिव एफोर्ट रिक्वायर्ड होगा बैलेंस करने के लिए, जो ग्रेविटी पुल यहां पे देख सकते हैं आप, जो नीचे की तरफ जो ग्रेविटी पुल हो रहा है ना, इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना ट्रैक्टिव एफोर्ट रिक्वायरमेंट होगा, जिससे कि जो ट्रेन है वो ऊपर ग्रेडियंट, ऊपर घाटी पर जिस तरीके से चल रही है वो मतलब बैलेंस हो जाए। तो फिगर में कुछ दिया हुआ है, इसको समझेंगे। ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस तरीके से यहां खड़ी है, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं जो फोर्स है, देखो सबसे पहले समझेंगे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो क्या होगा, जो ट्रेन का ओवरऑल मास है, ट्रेन का या बोगी का या किसी भी कार का जो भी है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है कि नहीं होता है, एफ बराबर एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन यहां पर ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को कंसीडर किया है, ठीक है। अब लेकिन आप यहां पे देखेंगे, अगर हम इसका एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, अगर हम इसका एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो यहां पर इस इफेक्टिव वाले एरिया में हमें क्या मिलेगा, साइन देखने को मिलेगा। तो साइन थीटा और फोर्स है तो ये न्यूटन में चला जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आसान चीज है। ये आ गया हमारा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। देखो यहां का एंगल हम देखें, चाहे हम यहां का एंगल देखें, ये भी समझ लीजिए, चाहे हम यहां का एंगल देखें, अगर जैसे जैसे ये एंगल अगर मान के चलो और इंक्रीज कर जाएगा तो भाई ये एंगल भी सेम रेशियो में इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों एंगल एक ही हैं। ये एंगल तो नॉर्मल वाला एंगल है, लेकिन ये एंगल जो रियल वेट उस पे जो लग रहा है उसका एंगल है, ठीक है। तो ये हमने क्या है, फोर्स के कंपोनेंट निकाल लिए हैं, कंपोनेंट निकालना आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, हमसे पूछा गया है कि अल्फा कोई एक एंगल है, समझिएगा अल्फा क्या है, अल्फा एक एंगल है इलेक्ट्रिकल डिग्री में, ठीक है, जिससे बाय विच द स्पेन ऑफ द कॉइल इज लेस देन ए पोल पिच, ठीक है। जो पोल पिच है, जो पोल पिच है बेसिकली मान के चलो ये हमारी पोल पिच है ओवरऑल, ठीक है। लेकिन इस पोल पिच से जो अल्फा एंगल लेस, अल्फा एंगल अगर हम यहां से हटा दें, अल्फा एंगल लेस जो है इलेक्ट्रिकल डिग्री है किसी भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोल पिच है, मान के चलो पोल पिच हमने कितनी ले ली है, 180 डिग्री हमने पोल पिच कंसीडर कर ली, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें अल्फा एंगल को घटा देंगे तो चोर्डिंग एंगल आ जाएगा हमारा, ठीक है, या कोर्डिंग एंगल, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं आप। तो कोर्डिंग एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। और अगर हम
इसमें सीधे सीधे हमें वैल्यू दे दी है कोडिंग एंगल की, ठीक है। पोल पिच 180 डिग्री हमने कंसीडर कर लिया, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर हमसे पोल पिच के बारे में पूछा है, तो जो पोल पिच है, पोल पिच की वैल्यू सीधे सीधे हमें cos α/2 मिल जाएगी, क्योंकि इसमें cos α/2 इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूले के बारे में बेसिकली हमसे पूछा गया है। क्योंकि जो द स्पेन ऑफ द कॉइल है, ठीक है, जो पोल पिच है, पोल पिच 180 डिग्री है, लेकिन स्पेन ऑफ द कॉइल है ये अल्फा एंगल से कम है, ठीक है। तो अल्फा एंगल से कम है तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, कोडिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि जितनी कमी पड़ती है फुल पोल पिच बनाने में, उस कमी को ही हम क्या कहते हैं, उस कमी को हम कोडिंग एंगल कहते हैं। और हाफ ऑफ कोडिंग एंगल और कॉस फैक्टर, इस पूरे टर्म को ही हम क्या कहते हैं, इस पूरे टर्म को हम पोल पिच कहते हैं। यानी कि कोडिंग एंगल को हाफ करके उसका कॉस ले लें हम, तो ये हमारा पोल पिच निकल के आ जाता है। तो 73 के लिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, हमसे पूछा गया है कि डायनेमोमीटर टाइप मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। ये ध्यान रखिए, इनकरेक्ट पूछा गया है डायनेमोमीटर की रिस्पेक्ट में। देखो, तो जो थीटा होता है, डिफ्लेक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर की, ठीक है। इनवर्स सॉरी ये थीटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, अगर आई स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर, यानी कि अगर ये स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, थीटा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन कैसा दिखा रहा है, आई स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे नॉन लीनियर जो है डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन होगा, तो क्या इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्केल ही तो होगी। जब नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन मिलेगा तो स्केल भी नॉन लीनियर होगी, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो इस केस में दे हैव यूनिफॉर्म स्केल, तो भाई यूनिफॉर्म स्केल डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई नॉन लीनियर रिलेशन है थीटा और करंट का। तो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म जो है स्केल देखने को मिलेगी, और इसमें यूनिफॉर्म स्केल दिया गया है, तो यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन के हिसाब से यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा गया था, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं हम। डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर सकते हैं एसी और डीसी दोनों को मेजर करने के लिए, और ये फ्री होते हैं हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस से। दे हैव लो टॉर्क टू वेट रेशियो, ठीक है। बाकी के पॉइंट सही है, बस यही पॉइंट जो है जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, हमसे पूछा गया है कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है, ठीक है, ये डिफाइन होता है किसी स्लोप की स्टीपनेस टेंजेंट के लिए, ठीक है। और जो रीस्ट्रिंग वोल्टेज कर्व है, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, बेसिकली इसमें क्या है, ट्रिपल आर बी मैक्स की वैल्यू को पूछा गया है, यानी कि रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज मैक्सिमम की वैल्यू को इसमें पूछा गया है। तो हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या होती है, दिस विल बी इक्वल टू Vm अपॉन रूट ऑफ एल सी साइन टी अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होती है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की। अगर हम मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की बात करें, तो ये पूरा फैक्टर हमारा कितना होना चाहिए, पूरा फैक्टर हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। तो भाई जब हम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो इस पूरे फैक्टर को हम 1 के इक्वल कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, Vm अपॉन अंडर रूट एल सी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ये आ भी चुका है यूपीपीसीएल में। एक पॉइंट यहाँ पर भी नोट करेंगे हम, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, हमसे पूछा गया है कि अल्टरनेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो रोटर के टाइप गिवन है, इनमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में हम देखेंगे, जो सेलिएंट पोल टाइप का रोटर होता है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। सेलिएंट पोल रोटर टाइप जो हमारा अल्टरनेटर है उसका, ठीक है। इसमें जो स्पीड फ्लक्चुएशन होता है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म जो है एयर गैप होता है, इसलिए इसमें स्पीड का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और इसका जो हम यूज करते हैं वो लो मीडियम स्पीड ऑपरेशन के लिए करते हैं, ठीक है।
ये भी बात सही है, क्योंकि भाई इसका जो रोटर होता है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम सिलेंड्रिकल रोटर टाइप की बात करें तो इसमें स्पीड फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ठीक है, और ये हाई स्पीड पे ऑपरेट होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको हम हाई स्पीड पर ऑपरेट करते हैं और इसको हम किसमें, लो स्पीड पर ऑपरेट करते हैं। सेलिएंट पोल टाइप रोटर की बात करें तो इसका यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल रोटर टाइप का अगर हम इसकी बात करें तो इसका हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में। सिलेंड्रिकल रोटर टाइप की जगह हो सकता था यहाँ पे नॉन सेलिएंट पोल रोटर आ जाता, या फिर यहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर आ जाता, तो बात एक ही थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि जो टिपिकल पोटेंशियल होता है किसी भी लेड इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है, जो लेड इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है उसके लिए जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आती है माइनस का 0.122 वोल्ट। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 78 है, हमसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कंट्रोल कर लें, ठीक है, इस तरीके से समझिए। अगर हम यहाँ पे करंट को या वोल्टेज को कम ज़्यादा करके अगर हम इसकी जो प्रॉपर्टी जो उसको चेंज कर पा रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो मशीन में यूज किया जाता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, आइडियल केस में परमेबिलिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, और हाई सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी से वो सैचुरेट हो गया, ठीक है, हमारा मटेरियल ही सैचुरेट हो गया, अब उसमें फ्लक्स की वैल्यू ही नहीं मिल रही है हमें, तो सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी भी इसकी अधिक होनी चाहिए और इसकी परमिएबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, परमिएबिलिटी भी इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, आइडियल केस में। तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द हाई परमिएबिलिटी एंड हाई सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल मैग्नेटिक मटेरियल की जो कि हम यूज कर रहे हैं किसी भी मशीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि 1 कैलोरी हीट एनर्जी इक्वल कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे 1 कैलोरी क्या है। 1 कैलोरी बेसिकली दिखाता है कि 1 एटीपी टेम्परेचर पर 1 ग्राम वाटर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, उस पर्टिकुलर कंज्यूम एनर्जी को ही हम 1 कैलोरी का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि 1 एटीपी प्रेशर पे 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक है। अब यहां से एक चीज याद रखिएगा, 1 कैलोरी बराबर होता है किसके, 4.1868, ठीक है, जूल के, ठीक है, 4.1868। तो इस तरीके से 1 कैलोरी की वैल्यू शायद यही होती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही वैल्यू है आई थिंक, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन देखो, ये तो जूल में है, ये जूल में है। जूल का मतलब होता क्या है, इसको हटा देते हैं। जूल का मतलब देखो, और एक मतलब और होता है, जूल का मतलब होता है भैया वॉट सेकेंड, समझिएगा बात को, वॉट सेकेंड। अब हमें चाहिए किसमें है वैल्यू, हमें चाहिए है वैल्यू भैया किलोवाट आवर में। हमको वैल्यू किसमें चाहिए है, किलोवाट आवर में। तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है, इसको वॉट ही रहने देते हैं, ठीक है, डैश रहता है यहाँ पे, वॉट सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वॉट आवर में निकालते हैं इसकी वैल्यू, वॉट आवर में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वॉट आवर में निकालने के लिए तो वॉट तो एज इट इज है, लेकिन हमने सेकंड का क्या किया, आवर किया है, आवर किया है, तो 3600 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ओवरऑल दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/860 वॉट आवर, ठीक है, क्या मिलेगा, वॉट आवर, हमें ये मिल गया। लेकिन अब हमें ऑप्शन तो वॉट आवर में गिवन है ही नहीं, हमें ऑप्शन तो किलोवाट आवर में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1/860। अब इसको हमें किलोवाट में ले जाना है तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा किस में चला गया, किलोवाट आवर में आ गया। अब तो अगर हम इसी 1000 को ऊपर ले जाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन
860 लिख सकते हैं और यहाँ पे किलोवाट आवर लिख सकते हैं। तो 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1 कैलोरी की वैल्यू निकल के आ गई 1/860 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा 10⁻³ किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, हमसे पूछा गया है लोड होता है किसी मेटल कटिंग या फिर ड्रिलिंग टूल ड्राइव में, और फिर ड्राइव जो हम लिफ्ट ट्रक यूज कर रहे हैं या माइन जो होस्ट होती है जो ऊपर चलती हैं उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो लोड होता है वो कंसीडर्ड किस में किया जाता है? तो उस लोड को हम कंसीडर करते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, इसका मतलब है इंटरमिटेंट का। और पीरियोडिक यानी कि एक निश्चित आवर्त में। ठीक है, ड्यूटी इन द स्टार्टिंग यानी कि रुक रुक कर एक निश्चित आवर्त में जो लोड होता है वो होता है इन केस ऑफ द मेटल कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स ड्राइव। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें लगातार लोड बना रहे, नहीं, उसमें रुक रुक कर एकदम से लोड आता है। ठीक है ना, हम कंटिन्यूसली लोड नहीं देते उसको। तो इंटरमिटेंट पीरियोडिकली ड्यूटी होती है उसमें, किसमें? स्टार्टिंग की किस में। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में सीधे ही हमने बहुत ज्यादा लोड डाल दिया उस पर, नहीं, मतलब रुक रुक कर धीमे धीमे लोड डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 के। क्वेश्चन नंबर 81 है, हमसे पूछा गया है कि जो डायरेक्शन होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, उसको किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मान के चलो अगर इस वायर में करंट की डायरेक्शन हमारी ये रही, कुछ इस तरीके से करंट हमारी फ्लो हो रही है, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? तो इसमें बेसिकली हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल में हम करेंगे क्या? बेसिकली हम ये करते हैं, देखो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बनाने की इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हाथ हो गया और ये थंब है। थंब की डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो बाकी की जो दूसरी फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। यानी कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखने को मिल जाएगी। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि ये करंट की डायरेक्शन ये अंगूठे की डायरेक्शन में है, तो जिस साइड हम, एक सेकेंड थोड़ा मिस कर गया मैं, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, कुछ इस तरीके से करंट जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये हाथ थोड़ा गलत है इसको हटा ही देते हैं। अब देखो, अब आप क्या करें, आप इसकी डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखें, राइट हैंड का अंगूठा रखें और बाकी की उंगलियों को आप कर्ल करें, मूव करें, तो देखेंगे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा राइट हैंड थंब रूल से ही कैलकुलेट करते हैं। या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होगी, करंट की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, या करंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दोनों ही केस में अपन राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो सिंबल इंडिकेट कर रहा है ये किस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ड्राइंग है, या किस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को इंडिकेट कर रहा है। देखो, आइसोलेटर तो ये हो नहीं सकता, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, करंट ट्रांसफर भी नहीं है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर हमको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सडन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से जो है ये पूरी की पूरी जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, जो कि लाइटनिंग वाइटनिंग गिरती है उसके कारण जो ट्रांसमिशन लाइन में आ जाती है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आ जाती है, कहीं भी आ जाती है, तो लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली हम यूज करते हैं फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्ज अटैक। ठीक है, नेक्स्ट, या फिर जो लाइटनिंग स्ट्रोक वगैरह होते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, हमसे पूछा गया है कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो डिपेंड नहीं करता है या उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता है किसका। ठीक है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है किसी भी कैपेसिटर में वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन ए अपॉन डी पर। यानी कि जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी किस तरीके से है, और जो एरिया है प्लेट का और डिस्टेंस है प्लेट की, लेकिन कभी भी वो कंडक्टिव प्लेट की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करेगी। सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टिव प्लेट एरिया पर डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन प्लेट पर डिपेंड करेगा। लेकिन कंडक्टिव प्लेट की थिकनेस, उसे कंडक्टिव प्लेट की थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, उसे सेपरेशन से मतलब है, उसे एरिया से मतलब है, लेकिन उसको उसकी जो थिकनेस है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो थिकनेस को हम इग्नोर मारेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 84 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें ये रन नहीं करता है डीसी सप्लाई की हेल्प से, यानी कि जिस ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें डीसी सप्लाई का हम यूज करते ही नहीं है। तो देखो ये डीसी पे ऑपरेट होती है, ये डीसी पे ऑपरेट होती है, ये डीसी पे ऑपरेट होती है, लेकिन ये नहीं होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्क्विरल केज मोटर हमेशा इसको एसी सप्लाई ही चाहिए रहती है, और ये सिंगल फेज मतलब सॉरी सिंगली एक्साइटेड मशीन है, डबली एक्साइटेड मशीन नहीं है स्क्विरल केज। क्वेश्चन नंबर 85 है, हमसे पूछा गया है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, इसको हम क्या कहते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को हम हमेशा ऑपरेटिंग कॉस्ट की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, हमसे पूछा गया है कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो डिग्री होती है कन्फर्मिटी की और क्लोजनेस की, जो ट्रुथ वैल्यू के नियरर होती है, उसको हम क्या कहते हैं। यानी कन्फर्मिटी टू ट्रुथ या क्लोजनेस टू ट्रुथ वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी वो पैरामीटर है जो कि बताती है कि हम अपने ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं, कितने पास हैं, और हमें कंफर्म करके देता है कि नहीं हमारा मेजरमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, हमसे पूछा गया है कि जो सर्ज टैंक हम यूज करते हैं हाई और मीडियम हेड पावर प्लांट में, इसको कंसिडरेबली इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो सिंपली है, जो सर्ज टैंक है उसको हम यूज करेंगे हाई और मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है। और इसको हम कब यूज करेंगे, व्हेन कंसिडरेबली लॉन्ग पेन स्टॉक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि अगर हाई और मीडियम हेड है तो सिंपल सी बात है इसमें लॉन्ग पेन स्टॉक की रिक्वायरमेंट होगी। जब लॉन्ग पेन स्टॉक होगा तो उस केस में जो सर्ज टैंक है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि पेन स्टॉक की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर कम ज्यादा होने पर दिक्कत हो जाती है पेन स्टॉक के अंदर, इसीलिए हम सर्ज टैंक बना देते हैं जिससे जो एक्सेस प्रेशर है वो निकाला जा सके टाइम टाइम पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हमसे पूछा गया है कि एक एक्स नॉर गेट है, वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट को, लेकिन कब करेगा, जब दो इनपुट का बिहेवियर कैसा होगा। तो वो समझिए, मान के चलो एक्स बाय जेड, एक्स बाय क्या है इनपुट है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो एक्स नॉर गेट की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जब सेम इनपुट होगा तभी ये आउटपुट देगा, जब सेम इनपुट नहीं है तो ये कोई आउटपुट नहीं देगा, जब सेम इनपुट नहीं है कोई आउटपुट नहीं देगा, जब सेम इनपुट है तभी आउटपुट देगा। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है ये आउटपुट हमको तभी देगा जब सेम इनपुट हम लगाएं, और जो एक्स नॉर गेट की प्रॉपर्टी ये यहां पे हो जाती है। और अगर हम एग्स और गेट की बात करें तो एग्स और गेट क्या करता है कि ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर होता है, यानी कि जहां पे हमें ऑड नंबर 1 दिखेंगे वहां पर हमें 1 मिलेगा, यानी वहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। वो हमारी एग्स और गेट की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, हमसे पूछा गया है कि जनरेशन ऑफ पावर इन पावर प्लांट हैज टू बी कंट्रोल्ड टू मीट, यानी कि जो पावर प्लांट में जो जनरेशन होती है पावर की उसको कंट्रोल करते हैं हम क्या पाने के लिए, ठीक है। तो हम डिमांड ऑफ लोड, जो डिमांड होती है लोड को उस डिमांड पर पहुंचने के लिए, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हम पावर के जनरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पावर प्लांट के अंदर, जिससे कि हमारी पावर की डिमांड है, लोड की डिमांड है, वो भी पूरी हो जाए और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सही तरीके से मैनेज रहे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम में जो फ्यूज होता है, फ्यूज उसको कहां पर लगाना चाहिए। अगर हम वायरिंग कर रहे हैं तो फ्यूज हमेशा हमारा लाइव वायर और फेज वायर पर ही कनेक्ट होना चाहिए। मान के चलो आपका ये बोर्ड है, ठीक है, आपका ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहां से आप सॉकेट वॉकेट लगी हैं, आप अपना फोन वोन चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा अपने बोर्ड में, अगर आपकी जो बोर्ड वगैरह है वो सही से प्रॉपर तरीके से बनाई गई है इलेक्ट्रीशियन ने, तो आपको बोर्ड में यहाँ पे एक फ्यूज देखने को मिलेगा, एक फ्यूज देखने को मिल जाएगा।
तो ये जो फ्यूज है जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लगा हुआ है, इस फ्यूज की क्वालिटी रहती है, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, लाइव वायर पर ही कनेक्ट करते हैं इस फ्यूज को, ठीक है। लाइव वायर पर कनेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल के टाइम पे अगर हमारे बोर्ड में कोई खराबी हो जाती है तो हम इसको खोल के सुधार सकते हैं, हमें बस ये फ्यूज निकालना पड़ेगा, बाकी कोई भी सप्लाई करंट इसमें नहीं फ्लो होगा। लेकिन अगर मान के चलो इसी फ्यूज वायर को हमने न्यूट्रल पर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा भाई, फेज तो कंटिन्यूसली पूरी जगह पावर्ड में है, तो फेज सब जगह जाएगा और इस बोर्ड पर अगर कोई काम करने की इच्छा भी रखेगा ना तो वो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो फेज वायर है, ये वाला फेज वायर है, मान लो ये अपना सर्किट कंप्लीट अपनी जो व्यक्ति है उसकी बॉडी से सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो धुआं निकल जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये डिजायरेबल है कि हम फ्यूज को हमेशा फेज वायर पर ही यूज करेंगे या लाइव वायर पर ही यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट।